यस सर। चलो आगे देखो, ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया और ये एक्सिस पर एक दूसरा रिंग आगे जाके, दोनों रिंग आइडेंटिकल हैं, दैट मीन्स दोनों का रेडियस आर है। इस पे जो चार्ज है वो है Q कॉमा आर, आर इसका रेडियस है, और इस पे जो चार्ज है वो माइनस Q कॉमा आर है। अब दोनों के जो सेंटर हैं, इस सेंटर का नाम ए ले लो और इस सेंटर का नाम बी ले लो, ठीक है, दोनों का अपना अपना पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए माइनस बी भी पूछा गया है, ठीक है, ये सब नीट में जेईई मेन में इस तरह का सवाल देता है। तो ए और बी का पोटेंशियल दोनों का निकाल लेंगे, तब ना हम वी ए माइनस बी बी निकालेंगे, माइनस कर देंगे वी ए में से वी बी। तो एक एक करके देखो, ए पर पोटेंशियल कितना होगा, तो ए पर पोटेंशियल जो है वो दोनों रिंग के चार्ज के वजह से आएगा, इसको रिंग 1 मान लो और इसको रिंग 2 मान लो। तो एक आएगा V ड्यू टू रिंग 1, एक आएगा V ड्यू टू रिंग 2, ठीक है। V ड्यू टू रिंग 1 जो होगा वो होगा, सेंटर पे होता है रिंग के KQ बाय आर, तो KQ बाय आर होगा इसके वजह से, इस KQ बाय आर, और इनके बीच का दूरी मान लीजिए √3r है, ये छूट गया था। सेकंड जो है V2 का मतलब होगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस रिंग की वजह से, तो इस रिंग की वजह से तो एक्सिस पे है और माइनस चार्ज है, तो माइनस KQ बाय अंडर रूट r² प्लस x² होता है, ठीक है। तो r² प्लस x² का मतलब हुआ √3, दैट इज 3r², ये हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा KQ बाय आर, और ये देखो 4r² का रूट है, तो ये हो जाएगा KQ बाय 2r, माइनस करोगे तो ये बचेगा KQ बाय 2r। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल निकाला कहाँ का, ए पॉइंट का, ठीक है ना। सिमिलर वही तरीका यूज करेंगे बी पॉइंट के लिए, वहां भी पोटेंशियल दोनों चार्जेस की वजह से होगा, ठीक है। ए चार्ज की वजह से, ए पे जो चार्ज है उसके वजह से यहाँ पे होगा, और खुद अपने जो माइनस क्यू है उसकी वजह से भी होगा। दोनों पोटेंशियल लिखो, तो लिखो और वी भी निकालो। क्या समझ में आया सेकंड वाला वी बी? यस सर। बी पर पोटेंशियल जब यहाँ निकालने जाएंगे तो बी पर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से होगा, ठीक है, प्लस ये अपना चार्ज है इसके वजह से होगा, दोनों का असर आएगा। तो ये दोनों चार्ज का असर जो है वो लिखना है, तो इसके लिए, इस वाले रिंग के लिए ये एक्सिस हो गया, ठीक है, ये रिंग है और ये इसका एक्सिस हो गया, तो एक्सिस पे निकालना है। तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, KQ बाय r² प्लस x² होता है ना, तो वही x की जगह 3r² लिखा है, यही तो आपका x है, √3r, और अपने खुद के चार्ज की वजह से माइनस KQ बाय r, क्यों? क्योंकि सेंटर पे KQ बाय रेडियस होता है रिंग के। अब ये KQ बाय r² प्लस 3r², ये KQ बाय 2r आएगा, माइनस KQ बाय r घटाओगे माइनस KQ बाय r आएगा। ए का पोटेंशियल आ चुका था, बी का आ गया है, वी ए माइनस बी भी निकालना था, ए में से बी का पोटेंशियल घटा दिया, ठीक है। तो एक है KQ बाय 2r और एक ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो एक आएगा KQ बाय 2r, दूसरा भी वही आएगा KQ बाय 2r, दोनों मिलके हो जाएगा KQ बाय r। नोट कर लो। सर फर्स्ट रिंग का V1 तो KQ बाई आर है ना अपने एक्सिस पे। हाँ KQ बाय r लिखा था फर्स्ट वाले का, ठीक तो है। ए पे ये ए पॉइंट है, ये इसका Q चार्ज है, इस Q चार्ज के वजह से ए पॉइंट पे KQ बाय r है, और इस माइनस Q चार्ज के वजह से एक्सिस पे निकालेंगे, तो माइनस Q की वजह से निकालेंगे तो ये वाला दूरी लेते हैं ना एक्सिस पे, वही अंडर रूट r² प्लस x² है।
चलो नेक्स्ट देखो, ये जो फॉर्मूला आपको लिखाया गया है ये फालतू का थोड़ा है भाई, उसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बन रहा है ना। जो रिंग का देखो फॉर्मूला, लेकिन वो रिंग का फॉर्मूला कहाँ का वो भी तो देखो, वो यहाँ का लिखा है। अगर सेंटर का बोला जाता तो सेंटर पे निकालने के लिए x इक्वल टू 0 रख दो, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 रख दो, तो x इक्वल टू 0 जब रखोगे तो सेंटर का पोटेंशियल कितना होता है, KQ बाई कैपिटल R। देखो ठीक है, तो सेंटर पे ज्यादा पोटेंशियल होता है, इधर जाके कम हो जाता है, क्योंकि दूर जैसे जैसे जाओगे चार्ज चार्ज तो यहाँ है ना सारा, चार्ज से जितना दूर जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ नहीं ना होगा, अलग अलग होता है दोनों जगह। उसी को हमने फॉर्मूले में यहाँ यूज किया है। टू कंसेंट्रिक शेल दिया हुआ है, ठीक है ना। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि दोनों का सेंटर सेम है और चार्ज जो होगा वो दोनों पे अलग अलग लेंगे और रेडियस अलग अलग लेंगे, तो कंसेंट्रिक ऐसे हो गया। ये हो गया कि दो कंसेंट्रिक शेल, शेल का मतलब फुटबॉल हो गया, खोखला है। अंदर वाले का रेडियस अलग होगा, बाहर वाले का रेडियस अलग होगा, तो हम रेडियस ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, ए और बी। अब अंदर वाला जो है उसको शेल 1 मान लो, अंदर वाले को पे चार्ज मान लीजिए स्मॉल क्यू है, बाहर वाले पे चार्ज कैपिटल क्यू है, उसको शेल 2 मान लो, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है फिर से वही, फाइंड V1 एंड V2। V1 एंड V2 का मतलब हुआ दैट इज पोटेंशियल ऑफ शेल 1 एंड शेल 2। दोनों शेल का पोटेंशियल निकालना है अलग अलग, ठीक है, कि 1 का जो शेल है उस पे चार्ज है स्मॉल क्यू, उस पे कितना पोटेंशियल है, 2 पे कितना है। इसके लिए पहले आप सिंगल समझिए कि अगर एक सिंगल शेल होता और इस सिंगल शेल पे चार्ज बोलता क्यू है, इसका रेडियस आर है, बताओ इसका पोटेंशियल क्या है। इसका मतलब सरफेस पे पोटेंशियल पूछा है, सरफेस पे पोटेंशियल होता है एक शेल के KQ बाई रेडियस, ये होता है। सरफेस पे यहाँ बोलो या यहाँ बोलो या यहाँ बोलो या यहाँ हर जगह सेम होगा। इनफैक्ट शेल में तो अंदर में भी सेम होगा, अंदर में भी हर जगह पोटेंशियल सेम ही होता है, KQ बाई कैपिटल R। तो ये एक सिंगल शेल होता अगर, जिसके पास इतना चार्ज और इतना रेडियस होता तो ये होता पोटेंशियल। बट यहाँ तो दो दो शेल है, तो जब हम इस शेल पे पोटेंशियल निकालने जाएंगे अंदर वाले पे, तो इसके खुद के चार्ज की वजह से होगा, प्लस बाहर वाला जो शेल है उसके वजह से भी होगा, ठीक है। तो जब V1 निकालने की बारी आएगी, दैट इज पोटेंशियल ऑन द इनर शेल, तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल क्यू अपना चार्ज की वजह से, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू। अब ये दोनों का फॉर्मूला होता है, दोनों का फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट करो, ट्राई करो। अपने खुद के चार्ज के वजह से KQ बाई रेडियस होता है, तो KQ बाई ए होगा इसका रेडियस, ठीक है ना। हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और बाहर वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, तो बाहर वाले चार्ज के हिसाब से सोचो, तो बाहर वाला चार्ज Q है और आपको जो पोटेंशियल वो अंदर के पॉइंट पे निकालना है, और रेडियस B है, तो अंदर के पॉइंट पे वही होता है जो इसके सरफेस पे होता है, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन B, समझे। तो बाहर वाले शेल के लिए जो ये अंदर वाला शेल है उस वो पूरा का पूरा तो उसके इनसाइड है, इनसाइड पॉइंट पे बाहर वाला शेल बोलेगा कि हम उतना ही पोटेंशियल रखते हैं जितना अपने सरफेस पर रखते हैं, तो KQ बाई B होगा। सेकंड वाला जो है वो हमको बाहर के शेल पे निकालना है, तो वहां पर भी V दोनों की वजह से हो भाई, एक तो ड्यू टू स्मॉल क्यू प्लस V ड्यू टू कैपिटल क्यू। तो स्मॉल क्यू की वजह से कितना होगा भाई, तो स्मॉल क्यू के लिए देखो ये बाहर का हो गया, ये ऐसे हो गया जैसे कि इस पे चार्ज क्यू है और यहाँ पर पॉइंट है 2 वाला बाहर है, तो सेंटर से दूरी देखेंगे तो सेंटर से दूरी B है,
तो इसके वजह से हो जाएगा के क्यू बाई रेडियस, स्मॉल आर होता है ना, तो के क्यू बाई बी हो गया। और अपने खुद के चार्ज की वजह से क्या होगा, तो खुद के चार्ज की वजह से तो सरफेस पे ही है, तो के क्यू बाई कैपिटल बी होगा। तो ये जो दोनों का पोटेंशियल आया V1 और V2, हालांकि सवाल तो सॉल्व हो गया, लेकिन कह दिया जाए कि बताओ सर यहाँ दोनों पे में बड़ा फोर्स कौन बता सा। दीजिए। इतना सर बढ़िया यहाँ का से यार फोर्स अलग बता से दीजिए। फोटो लिख लिख के बता दो, भी दिक्कत हो जाता है। सेकेंड V2 वाले पॉइंट पर V ड्यू टू स्मॉल क्यू यहाँ है ना, तो इससे दूरी लेंगे इसका के क्यू बाई बी, और इसके खुद के चार्ज की वजह से भी के क्यू बाई बी होगा, क्योंकि खुद के चार्ज की वजह से क्या होगा, शेल पे है तो शेल पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है, वही के क्यू बाई आर लिखा है यहाँ पे। दोनों में अगर कंपेयर करने कहा जाए कि V1 बड़ा है कि V2, तो इसमें कंपेयर करने का इजी तरीका देखो, के क्यू बाई बी दोनों में है, तो ये तो इक्वल है। के क्यू बाई ए और के क्यू बाई बी में, इसमें ध्यान से देखो ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो ए छोटा है और बी बड़ा है, ठीक है। तो ए अगर छोटा है तो ये वाला टर्म बड़ा होगा ना, therefore V1 is greater than V2। अंदर वाले शेल का पोटेंशियल ज्यादा है, बाहर वाले का कम है, नोट करो। हो गया सर। अब आते हैं अगले केस पे, अभी तो बहुत पोटेंशियल लिखना सीखना होगा। कल पिछली क्लास में जो न्यूमेरिकल कराया था उसके ऊपर, कोई भी अगर आपको शेल मिल जाए यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है ना, शेल, तो ध्यान रखना है कि अंदर से लेकर, सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल एक बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि इसके सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका मतलब है कि इसके सेंटर पे भी 10 वोल्ट होगा, बीच में भी हर जगह 10 वोल्ट होगा, और बाहर निकल के फिर ये घटने लगेगा, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, समझे, हो सकता है 2 वोल्ट, जितना दूर जाओगे कम होगा। तो अंदर में हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, ये याद रखना है। सरफेस पे जो 10 वोल्ट होगा वो आप के क्यू बाई आर कर सकते हैं। तो अगर आपको रेडियस पता है तो इससे शेल का चार्ज निकल जाएगा, या चार्ज दिया है तो रेडियस निकल जाएगा। सरफेस का पोटेंशियल पता है तो हम बाहर का भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि बाहर में जो चार्ज पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाई स्मॉल आर होता है। तो अगर आपको क्यू पता है तो सेंटर से कितना दूरी पे पोटेंशियल निकालना है वो दिया है तो वो निकल जाएगा, समझे। तो ये शेल की बात हो रही है, शेल में हर जगह अंदर में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। दूसरा, कंडक्टर्स को डिटेल में हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, लेकिन अगर कहीं पर कंडक्टिंग स्फीयर दे दे, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फीयर या शेल एक ही बात है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू शेल। कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है ना, इक्विवेलेंट टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल होता है, और उसी का सारा फॉर्मूला लगाएंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल होता है। तो अभी समझ भी नहीं आया क्या बोल रहे हैं सर। ये जो शेल लिख रहे हैं हम लोग, या इसके पहले स्फीयर लिख रहे थे स्टार्टिंग में, ये सब के सब जो होते हैं ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं। चाहे हमारा वो स्फीयर था या शेल था, या जो प्लेट लिए थे, या लाइन चार्ज जो लिए थे, रिंग लिए थे, सब नॉन कंडक्टिंग है। जब तक बोला ना जाए इलेक्ट्रोस्टैट में एवरीथिंग इज नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये शेल जो है ना लकड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऐसे।
इतना चार्ज इसको करना पड़ता है। जबकि कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है, कंडक्टर जैसे स्टील का, कॉपर का, उस पर चार्ज फ्रीली मूव करता है। तो अगर आपको कंडक्टिंग स्फीयर या शेल दे दे तो कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड होने के बावजूद भी दिस इज इक्विवेलेंट टू ए शेल, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में भी अगर आप चार्ज देंगे तो आगे चल के प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्टिंग स्फीयर में सारा का सारा चार्ज जो आता है वो सरफेस पे आ जाता है। तो जब सारा चार्ज सरफेस पे आ गया और रेडियस इसका आर है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए शेल, क्योंकि अंदर में जब चार्ज ही नहीं है तो अंदर से तो चार्ज के लिहाज से ये खोखला है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए शेल। तो जो फॉर्मूला आप शेल का लगाते हैं वही फॉर्मूला कंडक्टिंग स्फीयर पे भी लगाएंगे। मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर में बोलेगा कि अंदर में पोटेंशियल बताओ तो आप बोलेंगे के क्यू बाई कैपिटल आर, और बाहर में बताओ तो के क्यू बाई स्मॉल आर। सेम फॉर्मूला दोनों पे लगता है, ठीक है। और इसका लॉजिक ये दिया जा रहा है कि भले ही कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड है, लेकिन कंडक्टर की खासियत होती है कि वो चार्ज अपने बॉडी के अंदर नहीं रखता है, सरफेस पे रखता है। तो अगर ये सरफेस पे सारा चार्ज है तो शेल में भी तो सारा चार्ज सरफेस पे ही होता है, और शेल अंदर से खोखला होता है। तो चार्ज के लिहाज से देखा जाए तो ये खोखला है हमारे लिए, अंदर में मास तो है लेकिन अंदर में चार्ज नहीं होता है। तो कभी भी कंडक्टिंग स्फीयर कुछ किसी क्वेश्चन में लिखा रहे फाइंड पोटेंशियल या फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों सूरतों में आप उसको एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल की तरह ट्रीट करेंगे। नोट करो। सर एक सेकंड पीछे कर। एक मिनट, नोट करो। हो गया सर। सर ऐसा क्यों कि सिर्फ सरफेस ही पे चार्ज रहता है सर स्फीयर में? वो डिटेल में पढ़ाएंगे जब हम लोग कंडक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोस्टैट में टॉपिक ही है, लेकिन वो टॉपिक लास्ट में पढ़ना है। तो उसमें बताएंगे कि क्यों अंदर में चार्ज नहीं टिकता है, सारा चार्ज बाहर आ जाता है। ये बिल्कुल वैसे है, इसको बहुत इजीली समझाते हैं। देखो कि मान लीजिए कि आपके पास ये बाल्टी है और इस बाल्टी में आपने ना पानी भर रखा है, वाटर है, ठीक है। आपके पास ना छोटा छोटा लकड़ी का टुकड़ा है। बढ़ई के यहाँ जाओगे तो छीलते काटते आपको छोटा छोटा लकड़ी का टुकड़ा मिल जाएगा। अगर आप लकड़ी के टुकड़े को पानी में डुबा देंगे और डुबा के आप छोड़ देंगे तो क्या होता है, ये टिकता है। ये सारा जो है ना लकड़ी का टुकड़ा है, हल्का होता है, तो ये क्या करता है, सब ऊपर भाग के आ जाता है। ये सब भाग करके ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद ये क्या करता है, ये पूरे सरफेस पे ऐसे तैरता रहता है कि नहीं, ऐसे लकड़ी का टुकड़ा यही ना करता है, तैरता रहता है ऊपर। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब सारा टुकड़ा ऊपर आ गया तो अंदर में तो ये खोखला हो गया, पानी है लेकिन इस पानी में कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, सारा वुड लकड़ी तो ऊपर चला गया है, ठीक है। तो यही हाल होता है कंडक्टर में भी। कंडक्टर में चार्ज अगर अंदर भी दोगे तो वो भाग भाग करके सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है और सरफेस पे फ्लोट करता है, समझे। तो अंदर में मास भले ही है लेकिन चार्ज नहीं होता है। तो जैसे ये बुआंसी की वजह से भाग के आ जाता है ना, लकड़ी का टुकड़ा हल्का होता है तो पानी में आके ऊपर तैरने लगा, उसी तरह से अंदर में भी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से चार्ज निकल के भाग के आता है। ये डिटेल में पढ़ेंगे कंडक्टर में। तो अभी फिलहाल यही ध्यान रखना है कि अंदर में चार्ज नहीं टिकता है, कंडक्टर में सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। अच्छा, हम लोग अब जब ये स्फीयर की बात कर ही रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। एक चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है और स्फीयर हो सॉलिड या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सारा चार्ज तो उसके सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसमें जो रेडियस है, मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो r है, ठीक है। इस पे चार्ज q है, तो हमें पोटेंशियल निकालना होगा और
आर लेस देन आर के लिए पहले निकालते हैं। आर लेस देन आर के लिए मतलब हुआ अंदर के किसी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 होता है क्योंकि सारा चार्ज इसका सरफेस पे होता है। तो शेल वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। शेल में क्या होता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, लेकिन फॉर आर ग्रेटर देन आर अगर बोले, इसका मतलब बाहर के पॉइंट पे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, पॉइंट चार्ज वाला, और पोटेंशियल भी होता है पॉइंट चार्ज वाला, के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, बाहर के पॉइंट। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोले व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ स्फीयर, स्फीयर का पोटेंशियल बताओ, तो ये जो होता है सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही सेंटर पे होता है, और बीच में भी हर जगह सेम पोटेंशियल होता है। तो आप सरफेस का पोटेंशियल बता दीजिए। सरफेस पोटेंशियल होता है के क्यू बाई कैपिटल आर। तो जब भी पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर बोले तो आप सरफेस का बता दीजिए या सेंटर का बता दीजिए, सेंटर पे भी तो सही है, के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, नोट करो। अब इसमें मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल ऐसे ही दे देते हैं छोटा सा, कि ये भाई सॉलिड स्फीयर है कंडक्टिंग। ठीक है ना, तो अगर ये कंडक्टिंग है और इस पे दे दिया जाए कि भाई इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर रेडियस है, और इस पे जो है 20 कूलम का चार्ज, 20 कूलम का चार्ज है। 20 कूलम कुछ ज्यादा ही चार्ज हो गया, 20 माइक्रो कूलम का चार्ज। तो कहा जाए पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बताओ, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बताओ क्या होगा। तो सिंपल के क्यू बाई आर करके निकालो, इसका कैलकुलेशन आता है ना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। के की वैल्यू लगाओ, क्यू की वैल्यू लिखो, आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू हो गया 20 इंटू 10 का पावर -6, क्योंकि माइक्रो है, और 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। इतना वोल्ट होगा। बाकी कैलकुलेशन से अपना आ जाएगा आपका। अब ये जो पोटेंशियल होगा वो सेंटर से लेके सरफेस तक हर जगह इतना ही पोटेंशियल होगा। दूसरा लिंक भेजते हैं, चलो